आ जाए, पर कपिल जी जानना समझना जरूरी है। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं इस हमारे देश में, खासतौर पर जो मिडिल क्लास का दर्जा है वो बहुत ही ईमानदारी से अपने टैक्स पे करते हैं और रिटर्न भी ईमानदारी से भरते हैं। ये जो नोटिस की बात आ रही है, किन लोगों को एक तो डरने की जरूरत नहीं है, और किन लोगों को ये यूजुअली ऐसा नोटिस आ सकता है? ऐसा क्या गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से नोटिस आया होगा, आ सकता है? देखिए स्वाति जी, नोटिस आने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से आपने देखा होगा सुनील जी ने कुछ बेसिक कारणों का बताया कि आप अपने रिटर्न फाइल करना भूल गए, या आपको एक इंटीमेशन आया जिसमें आपसे पूछी गई कोई इन्फॉर्मेशन, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर की और एक टैक्स पेयर जिसने की जानबूझकर अपनी रिटर्न छुपाई है या फिर अपनी इनकम छुपाई है जिसमें टैक्स नहीं पे किया है, तो यहाँ पे जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनको घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर उनके पास कोई इंटीमेशन आ रहा है या कोई डिपार्टमेंट उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो उन्हें समझना होगा कि वो किस रीजन से आ रहा है। हो सकता है उनसे रिटर्न फाइल करने में कोई क्लैरिकल एरर हो गई हो सकता है उनसे कोई रिटर्न में जो उन्होंने इनकम शो करी वो कुछ कम या ज्यादा उनसे गलती से दिख गई हो सकता है उनका कोई डिसअलाउंस हो ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देता है और पूछता है कि आपके रिटर्न में अपरेंटली हमें ये गलतियां दिख रही हैं, इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। अगर आप उन्हें रेक्टिफाई कर देते हैं तो आपकी जो स्क्रूटनी है वो वहीं रुक जाती है, आपके ऊपर जो भी उसमें टैक्स बनता है या आपका रिफंड बनता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जैसा सुनील जी ने बोला, फिर आपको चिंता का विषय आता है कि आपकी स्क्रूटनी लंबी चल सकती है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ सकती है। इसके अलावा जितने भी करदाता जो चोरी कर रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं उनको चिंता का विषय बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 30/6 तक उनके पास नोटिस आने वाला है। आज हम देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन उनके पास अवेलेबल है। आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है 2 लाख से ऊपर तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और उसका 2 लाख से ऊपर का खर्चा है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लोग यहाँ पर कई बार गलतियां कर जाते हैं और कुछ लोग जानबूझकर छुपाते हैं कि हमारी इनकम तो इतनी नहीं है, ये खर्चे हैं। तो इन केसेस में उन लोगों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अगर इस टाइप के खर्चे उन्होंने करे हैं पूरे साल में, लास्ट ईयर में, तो उनको अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है या नहीं आती है। लेकिन अगेन हम फिर वहीं आएंगे कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर उनसे कोई मिस हो गया है तो उनको बस इंश्योर करना है कि जो भी मौका एक्चुअली कपिल जी सरकार पूरा देती है ऑनेस्ट टैक्स पेयर को अपनी गलती सुधारने का। तभी हमने देखा है हर साल अलग अलग तारीखों के माध्यम से ये मौके दिए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा फिट बैठता है जिन्होंने या तो जानबूझ के कोई गलती की है, आय छुपाई है और प्रॉफिट कम दिखा दिया हो। इसमें आपने इंटीमेशन का जिक्र किया कपिल जी। यहाँ पर कपिल जी, ये लोग जानना और समझना चाहते हैं कि नोटिस कितने साल पुराना आ सकता है, क्योंकि कई जगह जब हमने समझा तो 10 साल तक पुराना नोटिस भी आयकर विभाग भेज सकता है। देखिए स्वाति जी, क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन है। एक होता है हमारा रेगुलर स्क्रूटनी सेक्शन जो कि 143(2) में हमारा स्टार्ट होता है, और एक हमारा होता है 147, 148 का सेक्शन। तो जो हमारी रेगुलर स्क्रूटनी है वो तो आपको नोटिस जो आएगा आपके असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर हम अभी बात करें तो जो हमारा वित्तीय वर्ष मार्च 2022 में खत्म हुआ है उसके लिए आपको नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट का 30/6/2023 तक आ सकता है सिर्फ। लेकिन अगर आपको कोई इनकम एस्केप हो गई है जो डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करी, या उनको मल्टीपल सोर्सेज से जब पता लगता है कि आपकी इनकम कोई आपने छुपा ली है या फिर एस्केप्ड हो गई है, तो उस केसेस में आपको नोटिस 3 साल तक भी आ सकता है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। और अगर आपका इनकम जो आपकी रह गई है टैक्स होने से वो 50 लाख या उससे ऊपर जाती है तो वो नोटिस आपको 10 साल तक भी आ सकता है। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो ये नोटिस आपको 16 साल तक भी आ सकते थे, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने अपना क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ऑनलाइन कर दिया है और उन्होंने टाइमिंग को रिड्यूस कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिटर्न से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट को कम से कम 10 साल तक संभाल कर रखना है। डिपार्टमेंट अगर कहीं भी आइडेंटिफाई करता है कि आपकी इनकम
टैक्स होने से बच गई है या छूट गई है या छुपा ली गई है आपके द्वारा, तो वो 3 साल 10 साल तक भी आपको नोटिस भेज सकता है। यहाँ पे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, आपको अपने जो भी इनकम के प्रूफ्स हैं वो आपको संभाल के रखने हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आई है, वो आपने अपने रिटर्न्स में दिखा दिए नहीं दिखा दिए। क्योंकि 5 साल या 10 साल बाद ये ध्यान रख पाना कि हमने क्या क्या इनकम कंसीडर कर ली थी, क्या क्या नहीं करी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना सारा बही खाता, सब कुछ चीजें बहुत ध्यान से रखनी जरूरी है। प्लस अगर आपको लगता है कि आपके में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, बहुत ज्यादा इनकम की आवाजाही है, तो आप किसी प्रोफेशनल से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें। कोई भी नोटिस आ रहा है तो वो किसी वजह से आ रहा है, कहीं ना कोई या तो आपसे कोई एरर हुई है या फिर डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो आपकी इनकम में और बढ़ोतरी करना चाहते हैं और आपसे टैक्स क्लेम करना चाहते हैं। कपिल जी, कौन सी बड़ी गलतियां हैं रिटर्न भरने की जो आमतौर पर हो जाती हैं लोगों से जाने अनजाने में? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि जितने भी लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना, वो सबसे पहले अपने पास उनके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख के रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर लोग गलतियां ये करते हैं, जैसा सुनील जी ने भी बताया था कि अपना 26AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट अभी डाउनलोड होती है उनको कंपेयर नहीं करते हैं। पहले हम देखते थे कि डिविडेंड इनकम पे आपका जो टैक्स था वो एग्जेम्प्ट था, बट अब वो टैक्स होता है, लोग उसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास नहीं भी है तो भी वो अपने 26AS में जा सकते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जा सकते हैं, जहां उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल हो जाएगी, उनको कहीं से अलग से निकालनी नहीं पड़ेगी। तो वो अपनी डिविडेंड इनकम इंक्लूड करना ना भूलें। अपना इंटरेस्ट इनकम, कई बार सेविंग बैंक अकाउंट में उनको बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है, वो उसको ऐड नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनको नोटिस आ जाता है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इतना इंटरेस्ट है जिसपे आपको टैक्स पे करना है। हालांकि सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन बहुत सारे एसएससीज के केस में देखा गया है कि जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का वो क्रॉस हो जाता है और वो भूल जाते हैं कि उनको वो इंटरेस्ट अपने उसमें ऐड करना था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 15,000 मिल रहा है, उसको 15,000 ऐड करना था, 10,000 उसको डिडक्शन मिल जाता, रिबेट मिल जाता, उसको 5,000 टैक्स उस पर देना पड़ता। ये सारी गलतियां जो छोटी छोटी एसएससीज कर जाते हैं। इसके अलावा वो अपनी कई बार ये नहीं ध्यान रखते हैं कि उन्होंने 3B जो अपनी जीएसटी या रिटर्न फाइल करी है उसमें टर्नओवर कितना दिखाया है, उन्होंने अपना इनकम टैक्स में क्या टर्नओवर दिखाया है, उसमें वो मिसमैच कर देते हैं, जिस वजह से नोटिस आता है। कई बार वो डिडक्शन क्लेम करने में गलतियां कर देते हैं कि डिडक्शन डबल क्लेम कर लेते हैं या फिर डिडक्शन रॉन्ग कॉलम में क्लेम कर लेते हैं, जिस वजह से उनको नोटिस आ जाता है। इसी तरह से टीडीएस का भी जो क्लेम होता है वो भी कई बार लोग क्या करते हैं कि 26AS से उठाने की बजाय वो अपना मैनुअल टीडीएस डाल देते हैं और उनके 26AS में टीडीएस की कोई और फिगर होती है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको करने से उनको नोटिस आ जाते हैं या इंटीमेशन आ जाता है जनरली, जिसका रिस्पॉन्स अगर वो टाइम से कर देंगे तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, बट लोग जनरली ये सब मिस कर जाते हैं। फॉर्म की क्योंकि बात हुई है, अलग अलग फॉर्म्स हैं कपिल जी, अलग अलग लोगों के लिए, तो एक बार आपके माध्यम से रिवाइज करना चाहेंगे किन्हें कौन सा फॉर्म भरने की जरूरत है? देखिए स्वाति जी, कुल मिला के 7 फॉर्म्स हैं आईटीआर के। पहला आईटीआर 1। आईटीआर 1 एक इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है जिसकी सैलरी इनकम या किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, या उसकी कोई पेंशन इनकम है, या उसको कोई विनिंग लॉटरी वगैरह की इनकम है, बट वो इनकम जो है 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करेंगे। अगर उसी इंडिविजुअल की इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाती है, या फिर उसको एक या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या उसका कोई फॉरेन बैंक अकाउंट में अथॉरिटी है साइनिंग की, या उसके पास कोई असेट है इस टाइप की, तो उसको आईटीआर फॉर्म 2 फाइल करना होता है। तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर 1 और 2 में सिलेक्शन करना। मेजर जो डिफरेंस इसमें हम देख पाते हैं वो 50 लाख की इनकम क्रॉस जब हो जाती है तो आईटीआर 2 में शिफ्ट हो जाता है। आईटीआर 3 जो हमारा फाइल होता है वो जनरली केसेस को कवर करता है जहां पर कि आप पीजीबीपी, एक इंडिविजुअल जो कि प्रोफेशनल की या बिजनेस की इनकम अर्न कर रहा है, उस केस में वो आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करेगा।
जब आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन है तो ITR 1 और 2 हमने देखा। जब आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है एज एन इंडिविजुअल, तो आप ITR 3 फॉर्म फाइल करेंगे। ITR 4 जो फॉर्म है, ITR 4 के अंदर जितने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, जहां पे हम 8% या 6% अपने ग्रॉस रिसीप्ट का इनकम पकड़ लेते हैं, या फिर प्रोफेशनल के केस में 50% का जो इनकम टैक्स हो जाता है, वो ITR 4 को यूज करते हैं। ठीक है। ITR 5 जो होता है वो बिजनेस इनकम्स के लिए होता है, अगेन अदर देन कंपनीज के केस में, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है, या इन सब के केसेस में वहां पर ITR 5 फाइल होगा। ITR 6 फाइल होगा स्पेशली कंपनीज के केस में, जितनी भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके केस में ITR 6 फॉर्म फाइल होगा। और ITR 7 जो फाइल होगा वो पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट और इन सब केसेस में फाइल होगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो पहले जो 3 या 4 हमारे फॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए बने हैं, वो ITR 1 सैलरी और पेंशन, ITR 2 सैलरी पेंशन जिनकी 50 लाख से क्रॉस होती है, ITR 3 जहां पर वो इंडिविजुअल अपनी प्रोफेशनल या बिजनेस की इनकम दिखाता है। तो ये तमाम ITR फॉर्म्स है आप सबकी सहूलियत के लिए। अपना करेक्ट ITR फॉर्म जो आपके हिसाब से सही, उसको भरकर ही आप सही रिटर्न भरें, और उसके बाद के जितने भी ये कॉम्प्लिकेशंस पड़ चढ़े हैं उससे आप बच सकते हैं।